हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? क्या मजे चल रहे हैं आपके? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। अरे मैं एक तो उठा सुबह सुबह, ये लैपटॉप के कीबोर्ड की बैटरी खत्म हो गई। अब फिर कॉर्ड खोज के इसको लगाना पड़ा। कीबोर्ड नहीं चलेगा तो वायरलेस है ये, सिस्टम नहीं चलेगा। आइए सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह सुबह उठकर ऐसा लग रहा है रात ही की क्लास चल रही है अभी। रात ही से सुबह में जुड़ गए हैं। आ जाओ सर। सर, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को लगता है आज दिन के एंड तक हम लोग 1K तक पहुंच जाएंगे इस चैनल पर। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए। चैप्टर नंबर 9, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। आइए। ओके सर, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और सोकी। जब यही चीज आप ऑडिट में पढ़ते हो तो नोट्स टू अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर नोटिस ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज भी आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ने वाले हो सेक्शन 128 129 इस चैनल में, जहां पर आप पढ़ोगे बुक्स क्या होता है, पेपर्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। और चैप्टर नंबर 9 में ही आप पढ़ने वाले हो सेक्शन 137, जो सबसे मशहूर सेक्शन है, जो ये बताता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी के पास सबमिट करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द एजीएम। एजीएम खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। सर, अब मैं बोलता हूँ सबसे पहले कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स ऑफ पेपर में फर्क क्या होता है। सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कंटेंट होता है अबाउट कहाँ पर आपने पैसा खर्चा किया है, कहाँ से पैसा कमाया है, सेल, परचेस, कॉस्ट में कौन कौन सा आइटम आया है, सारी डिटेल फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है फाइनेंशियल डेटा। लेकिन जो बुक्स एंड पेपर्स होता है ना, इसमें ये बहुत ही वाइड वर्ड, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि इसमें हर तरह का बुक्स, राइटिंग, इनवॉइसेस, रिटर्न, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। बिल्स, ऑर्डर, मिनट्स, डे बुक। मतलब ऐसा समझ लो कंपनी में अगर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी है तो वो बुक्स एंड पेपर्स का पार्ट है। फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। ओके। उसके बाद आता है सेक्शन 128, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां पर रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। किस तरह के बुक्स और अकाउंट्स बनाने हैं? जो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, जिससे जब ऑडिटर आए तो डंडा करके ना जाए। अब इसी में ना मैं थोड़ा सा ऑडिट भी रिवाइज करा देता हूं आपको। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? हर एक चीज की लेजर एंट्री होनी चाहिए। हर लेजर का एक जर्नल पोस्टिंग होना चाहिए। हर जर्नल का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्रॉपर एएस के रिकॉर्डिंग, एएस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और स्टेटमेंट में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का रिवीजन। ऑडिट ऐसे, ऑडिट मैराथन में जो आपने नोट्स बनाए थे वो याद कर सकते हैं, एग्जाम के लिए देखेंगे तो फुल मार्क्स आ सकते हैं। बेटा, एग्जाम में कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता कि ऐसे 500 में क्या लिखा है बताओ। ठीक है? वो आपको पूछता है केस स्टडी, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोविजन कोट करना पड़ता है ऐसे का। तो उस नोट्स में जितना लिखा है वो प्रोविजन कोटिंग के लिए इनफ। आइए नेक्स्ट। इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द ब्रांच ऑफिसेज ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, नरेशन इन जर्नल। अगर समरी नोटिंग से एक चीज समझिएगा लीना सी पाटिल जी, अगर समरी नोटिंग से फुल मार्क्स आ जाते तो फुल कोर्स में फिर पढ़ाने का फायदा क्या होता? तो जो फुल कोर्स में चीख चीख के 60 क्लास में हम लोग लिखा लिखा के पूरा पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर करके करते हैं, तो फिर उसका लॉजिक क्या बनता है अगर समरी ही लिख के बच्चे को फुल नंबर आ जाएंगे? एक बच्चा सुबह मेरे को, खाली ये देखो कि बच्चे कैसे टाइम पास करते हैं, उसका आपको रीजन दिखाते हैं। ठीक है?
एक बच्चा सुबह, अभी मेरे को सुबह 8:30 बजे, अभी अभी ये 8:29 की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, आरटीआई आई होगी, मेरे को आरटीआई भेज के बोलता है बताइए इसमें सर गलत क्या है। ठीक है, मेरी गलती बता दीजिए। तुम गेस करो उसको 70 नंबर में कितना मिला होगा। 70 नंबर में कितना मिला होगा कि वो एक टीचर को सुबह सुबह मैसेज करके बोल रहा है कि मुझे बता दीजिए गलती कहाँ होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। 30 नंबर इंटर का पेपर था तो 30 नंबर तो एमसीक्यू है। 70 नंबर में कितना मिला होगा गेस करो। मैं तुमको बोल रहा हूँ ओपन गेस, 70 में कितना मिला होगा। एक बच्चा बोला 10, एक बच्चा बोला 30, मिनिमम 45, मिनिमम 45, 7। मैं बताऊं, उसको 70 में एक मिला है। एक 70 में उसको एक मिला है और मेरे को पूछता है बताइए गलती क्या हो गई। मैंने बोला पूरा पेपर ही गलत है ब्रो। 70 में एक मिला है। एक नंबर आए हैं 70 में। और तुमको लग रहा होगा सर एवं ही बोल रहा है। 70 में एक, एक नंबर आया 70। आइए सर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाओगे इट शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड शैल बी केप्ट ऑन डबल एंट्री बेसिस। डबल एंट्री अक्रूवल सिस्टम के बेसिस। ठीक है। अच्छा सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखने हैं ध्यान से देख लेना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी मेंटेन्ड एट एनी अदर प्लेस। आपको कहीं और रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। इन इंडिया रखना है और बस आरओसी को इन्फॉर्म कर लेना 7 दिन के अंदर अंदर एओसी फाइल में। इसको रिलेट करके देखना। जब आप रजिस्टर या रिटर्न कहीं और रखना चाहते हो चैप्टर नंबर 7 में, तो 10 तरह की नौटंकी है कि पहले एसआर पास करो जीएम में, फिर वहां जाके 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन आपका रहना चाहिए वहां पर। 10 नौटंकी है। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना चाहते हो इट इज रिलेटिवली सिंपल। खाली आपको बाद में आरओसी को वो रखने के बाद बताना है आरओसी को 7 दिन के अंदर अंडर एओसी में। नेक्स्ट, रूल 3, manner of maintaining books of accounts in electronic form. Such books of accounts shall be maintained in electronic form should be accessible in India. मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसको आप भारत देश में एक्सेस कर पाओ। Companies using accounting software should have the following features. क्या सर? उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, एडिट लॉग होना चाहिए। सर ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी डिटेल होनी चाहिए इंटैक्ट। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और एडिट लॉग क्या होता है कि जब भी कोई चेंजेस किए जाते हैं तो जो आदमी उसका चेंज कर रहा है उसका नाम टाइम स्टैम्प के साथ सेव हो जाता है सिस्टम में। बीओई शैल बी रिटेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्मेट। देखो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बनाते समय आपको ऑकर का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? ऑकर का। मतलब जो स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए, वो कंप्लीट रहना चाहिए, अनऑल्टर्ड रहना चाहिए एंड इट शुड हैव द एबिलिटी टू बी रीजनरेटेड। ऑकर का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सॉकर नहीं, ऑकर। ओरिजिनल फॉर्मेट में रहना चाहिए, कंप्लीट डेटा रहना चाहिए, अनऑल्टर्ड रहना चाहिए एंड एबिलिटी टू बी रीजनरेटेड। एबिलिटी टू बी रीजनरेटेड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेटा आपने डाला है और जब आप वो डेटा रिट्रीव कर रहे हो तो उसमें कोई चेंजेस है, वो सेम ही ओरिजिनल डेटा वापस आना चाहिए, ये बोल रहा है। नेक्स्ट, बैकअप ऑफ सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड बी केप्ट एट द सर्वर्स लोकेटेड इन इंडिया। ये बहुत जरूरी है याद रखना कि सर्वर भारत में होना चाहिए। ठीक है बाबू, ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना कि उसका जो सर्वर है
वो भारत में लोकेटेड होना चाहिए, वो कहीं और नहीं हो सकता, इट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया ओनली, द फिजिकल सर्वर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, हर कंपनी एक साल में, मतलब जो ऑनलाइन मेंटेन कर रही हैं डेटा क्लाउड पे रख रही हैं, क्लाउड मतलब बादल नहीं होता है, क्लाउड मतलब डेटा ऑफशोर स्टोर कर रहे हैं, फिर उस मैराथन का मतलब क्या, किस मैराथन का, ठीक है, डेटा ऑफशोर स्टोर कर रही हैं, नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर उसमें होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, क्लाउड एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, ये चार चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन आपको वो सर्विस दे रहा है, आईपी एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, कि भैया आईपी एड्रेस क्या है, जब हर एक जो आदमी से अमेजॉन वेब सर्विस है वो आपको ये सर्विस देता है तो उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक एड्रेस होता है। ऐसे मैराथन का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर आप किसी चीज में एक दिन पहले उसको कर रहे हो, वो भी शॉर्टकट मार के, और उसमें आप सोच रहे हो फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, तो फिर जो बच्चा साल भर से पढ़ रहा है वो तो है है ना। जिंदगी में ना शॉर्टकट से कभी जिंदगी में आप उस आदमी से आगे नहीं पढ़ पाओगे जो पूरा एफर्ट कर रहा है। अगर वैसा होता ना तो इस देश में 3 लाख नहीं 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट होते। जो आदमी मेहनत किया उसको ऊपर वाला देख रहा है, जो टाइम पास किया ना उसको टाइम पास वाला ही नंबर मिलेगा। एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन देख के बैठ के साल भर पढ़ा नहीं है और उम्मीद करेंगे कि 6 मार्क के आंसर में 6 मार्क आ जाएगा, तो एक दिन में लंका नहीं टूटती है, ठीक है। राम जी को भी राम जी को भी रावण का वध करने में 6 महीना का समय लगा था। आइए, परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है, ठगबाजी से नहीं। किल एक्ट ई स्पोर्ट्स। आइए, तो क्या करें, पूरा पढ़ें, कोर्स लेके पूरा पढ़ें। स्टूडेंट है ना हम, आपका स्टूडेंट होके क्या काम है, पूरा पढ़ना ही काम है ना। स्टूडेंट होके तो आपकी जिंदगी में कोई और काम है नहीं सिवाय पढ़ने के, उसको पूरा करें, ठगबाजी और कामचोरी ना करें, ये करें। आइए, वेयर ब्रांच इज लोकेटेड इन इंडिया, अब ब्रांच भारत में और आउटसाइड इंडिया, द बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट एट सच ऑफिस इन इंडिया और अब्रॉड, हाउएवर पीरियोडिकल रिटर्न्स टू बी ट्रांसफर्ड टू रजिस्टर्ड ऑफिस। ये क्या है सर, मैं हूं रिलायंस, ठीक है, मेरी एक ब्रांच भारत के बाहर भी है, लेट्स से लंदन में है। अब क्या हो रहा है, अब लंदन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लंदन में ही रहेंगे ना, लंदन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर इंडिया में रखूंगा तो अपडेट करने के लिए बार बार इंडिया आऊंगा क्या, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो लंदन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लंदन में ही रहेंगे, बस करना क्या है, टाइम टू टाइम लंदन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियोडिकल रिटर्न बना के इंडिया के हेड ऑफिस में ट्रांसफर करना है और उसको यहां पर इनकॉर्पोरेट कर देना है, यहां पर इनकॉर्पोरेट कर देना, यहां पर उसको इंक्लूड करवा देना। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, कौन इंस्पेक्ट करेगा इनको, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंबर्स भी कर सकते हैं, बाबू ये बात ध्यान देना यहां पर एमसीक्यू में, ठीक है, सुनना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको बोर्ड देखता है, मतलब मैं अगर मेंबर हूं, मैं आके बोलूंगा मेरे को सेल डे बुक देखनी है, नहीं दिखाएंगे वो, लेकिन मैं आके बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे, दिखाना, वो दिखाएंगे। बोलो क्यों, क्योंकि मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है एज एजेंट कंपनी चलाने के लिए, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू दोज मेंबर्स, और वो आंसर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो आंसर वैलिड कब बनता है, वंस इट इज ऑडिटेड। एमसीक्यू के लिए याद रखना। So if the books of accounts are outside India, company to make available 15 days of request. अगर भारत के बाहर है तो 15 दिन के अंदर आपको अवेलेबल करा देना है, अगर भारत के अंदर है तो 7 दिन के अंदर, पहले भी मैंने ये बात बताई थी। नेक्स्ट, बीओई को मेंटेन कितने साल के लिए करना है, 8 साल के लिए। सर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 8 साल से ज्यादा मेंटेन्ड हो, तो उसमें याद रखना अगर 8 साल से ज्यादा का बुक आपने मेंटेन करके रखा है
अगर एमसीए ने आपको बोला है कि आपको 8 साल से ज्यादा का बुक मेंटेन करना है, तो सेक्शन 130 में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी 8 साल से ज्यादा पीछे जा सकती है। कल की अगर एमटीपी की क्लास किसी ने लगाई है मेरी, कल जो एमटीपी हुई थी, तो उस एमटीपी की क्लास में एक क्वेश्चन आया था, याद है, सेक्शन 130 से एमसीक्यू, कि इन्वेस्टिगेशन कितने साल पीछे तक जा सकती है। तो मैक्सिमम तो 8 साल पीछे लिखा था हम लोग ने। उसका रीजन क्या था? क्योंकि 8 साल की ही बुक्स प्रिपेयर होती है। लेकिन अगर 8 साल से पीछे एमसीए आपको बोलता है 8 से ज्यादा साल की किताबें मेंटेन करने के लिए, तो फिर 8 से ज्यादा साल की भी किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड एनी अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये सारे लोग, ठीक है, अगर आप देखो तो ये लोग सारे लोग वही हैं जो कंपनी के अंदर हायर पोस्ट पर बैठते हैं। एमडी, ठीक है, हाँ ये न्यू चैनल है बेटा, एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ एंड एनी अदर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल, सब्सक्राइब कर लो। और इनको फाइन कितना लगेगा? 50,000 रुपया, नॉट लेस देन 50,000, विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख। बेटा ये वाले लॉ के नोट्स मेरे रेगुलर क्लास के नोट्स हैं, आप इसको पूरा गो थ्रू कर लो, पूरा फुल सिलेबस है ये। इसमें सेक्शन है, रूल है, पेनल्टी है, फॉर्म नंबर है। मैंने जानबूझ के ये रिवीजन रेगुलर क्लास के नोट्स से कराया है। और ये जो मेरे रेगुलर क्लास के नोट्स रहते हैं वो 100% स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं। मतलब स्टडी मटेरियल में अगर एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी है ना, तो वो भी बॉक्स बना के कहीं ना कहीं पड़ी होगी। जैसे कल आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, जब मैं ई वोटिंग पढ़ा रहा था, वो एसएमई वाला भी छोटा मैंने बताया था कि एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज निधि कंपनी, और एसएमई का जो एक्सचेंज है अंडर सेक्शन 10B एंड 10C ऑफ द सेबी रेगुलेशन रूल्स, वो भी एग्जेम्प्टेड है ई वोटिंग से। वो एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आईसीआई के मटेरियल में दिया हुआ है, वो भी कवर्ड है। फिनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 129, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बता दिया, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, पीएनएल, सो की होता है। अब आपको इसमें याद होगा, नहीं याद है मैं याद दिला देता हूं। ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को ये एग्जेम्प्टेड है, प्रोवाइडेड वो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ने सेक्शन 92 और सेक्शन 137 का पालन किया है। मतलब उसने एनुअल रिटर्न और एजीएम में डॉक्यूमेंट सबमिट किए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सुबह उठा नहीं जाता तुमसे? अच्छा, फिनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह के होने चाहिए? वैसे ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोला, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट से डेफिनेशन आती है। लेजर होना चाहिए, लेजर का जर्नल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, ऐसे को फॉलो किया होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑडिट का ऑलरेडी रिवीजन करा के सारा का सारा दिया हुआ है इस चैनल पर, एबीसी एनालिसिस दी है। एबीसी एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के नोट्स, चैप्टर वाइज सारे ऐसे का रिवीजन, सब कुछ दिया हुआ। ऑडिट का काम हम लोग पहले ही पिछले अटेम्प्ट में खत्म कर चुके हैं, इसलिए लॉ का काम इस अटेम्प्ट में खत्म करना। कंप्लाई विद सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर 133 है क्या? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से शेड्यूल 3, आपके अकाउंट्स के टीचर आपको बताते होंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। उसके हिसाब से आपको कंपनीज एक्ट में ये बनाना है। अब अगर आप ये डायग्राम देखो, ठीक है, हर एजीएम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, क्या, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोगों के सामने दिखाना है। मैंने कल आपको नोटिस दिखाई थी ना जो एजीएम की हमको बुला रही थी, उस नोटिस के नीचे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे पूरे के पूरे कंपनियों के फिनेंशियल रिपोर्ट्स के, जिसमें आप चेक कर सकते हो बिंदास, आप चाहो तो, अबाउट द कंपनी। क्योंकि जब एजीएम होगा तब आपके सामने ये प्रेजेंट किए जाएंगे अंडर सेक्शन 102, और होगा अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप पहले घर से उसको पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट, वेर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। अगर एक कंपनी का एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर होता है, तो कंपनी को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। एक तो आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाओगे, साथ ही साथ आप फॉर्म AOC 1 सबमिट करोगे आरओसी को, जिसमें आप सेलिएंट फीचर बताओगे। बेटा संडे जो होता है ना, वो कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है। ये हमारे दिमाग का एक हॉलीडे, संडे कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है। कुछ लोग संडे भी काम करते हैं।
संडे इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। हम सैटरडे भी माइनस नहीं करते, बट वहां लिखा है कि सैटरडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, आइए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे को इस बार काफी एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, ठीक है, वो है ये। या तो केस बेस एमसीक्यू में, या तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। कौन सी कंपनी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है? अगर मेरी एक होल्ली ओन सब्सिडरी है या पार्टली ओन सब्सिडरी है, और वो अपने सारे मेंबर्स से परमिशन ले ले कि भैया वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते सीएफएस ना बनाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं करते सीएफएस ना बनाना। दूसरा, वो लिस्टेड नहीं है ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और उसकी जो अल्टीमेट ऑल इंटरमीडिएट होल्डिंग है हैज प्रिपेयर्ड दी सीएफएस। मतलब क्या है सर, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं सीएसजी लिमिटेड हूं, मैं लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं अपने सारे मेंबर को पूछ लूं कि उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं सीएफएस ना बनाऊं, और मेरी जो अल्टीमेट होल्डिंग है, मतलब मेरे ऊपर जितने लोग हैं, उन्होंने सीएफएस ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें मेरे स्टेटमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मेरा काम सॉर्ट हो गया। ठीक है, मेरा काम सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट, द सीएफएस शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन अ ट्रू एंड फेयर बेसिस, तो मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, अगर कहीं पर कंपनी ने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया तो उसके रीजन बताने पड़ते हैं, डिविएशन बताना पड़ता है। सर ये तो एएस 1 में भी पढ़ा है आपने, अब हमारे सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा है, आपने ऐसे में भी तो पढ़ा है कि अगर ऑडिटर कहीं पर भी ऐसे के प्रोविजन से डिपार्ट करता है तो उसको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि उसने भैया क्यों ऐसे को फॉलो नहीं किया, और जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लिया है वो क्या लिया और उसका इंपैक्ट क्या है। याद आया, ऐसे में भी तो था। अच्छा, अब मैं सीजी हूं, ठीक है, मेरे पास एक कंपनी आई, बोलती है मेरे को इस पर्टिकुलर सेक्शन से एग्जेम्पशन चाहिए, सेक्शन 129 से मेरे को एग्जेम्पशन चाहिए। क्या मैं एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता हूं उसको? बिल्कुल ग्रांट कर सकता हूं। किसको? एक गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन मिल सकता है। कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? एमसीक्यू, हर गवर्नमेंट कंपनी नहीं, जो डिफेंस प्रोडक्शन में है, प्रोवाइडेड उसने 92 और 137 सबमिट किया है। क्यों डिफेंस वाली को दे रहा है? क्योंकि भैया डिफेंस वाली को अपने डॉक्यूमेंट जितना हो सके उतने प्राइवेट रखने हैं, सो दैट पता ना चले बाहर वालों को कि अंदर काम क्या हो रहा है, क्या ब्रह्मोस बना रहे हैं या क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। ये बात बाहर मोहल्ले में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आज सुबह सुबह एक लपड़ मारेंगे, कल रात को ही बोल दिया था कि आज सुबह है, ये सेशन के प्लानर में हमेशा से सुबह दिख रहा है, बोलता है आज सुबह सुबह, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा 8:30 बजे लिखा हुआ है, सूरदास 23 तारीख 8:30 बजे, सुबह सुबह। आइए, हाँ। अच्छा, कौन से ऑफिसर होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे सर? एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ और एनी अदर पर्सन। अगर आपको याद हो, ये वही सेम पर्सन है जो थोड़ी देर पीछे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, सेम लोग हैं, ठीक है। अगर इनकी पोजीशन डिफाइंड है तो इन्हीं को धरेंगे, 1 साल की जेल होगी, मिनिमम पेनल्टी 50,000, मैक्सिमम 5 लाख या दोनों, ठीक है, सेम एज सेक्शन 128। अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन डिफाइन ही नहीं है, एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, तो क्या करेंगे सब? सारे डायरेक्टर को पेल देंगे एक साथ। सारे डायरेक्टर के लिए सेम है, प्रिजन 1 ईयर, मिनिमम फाइन 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, पीछे वाला है जैसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब आया सर सेक्शन 128 पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक ऐसा सेक्शन है जो स्पेसिफिकली अनलिस्टेड कंपनी को केटर करता है, ये लिस्टेड पे लगता ही नहीं है। एनी अदर पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, सीईओ आ जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, जिसको बोर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब आया सर सेक्शन 128 पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनियों पे लगता है। कंपनी क्या बोलती है, सीजी क्या बोलता है? सीजी मतलब एमसीए, यहां पर बोलता है एमसीए में रिक्वायर
certain classes of unlisted company to prepare financial results on periodical basis। और ये financial result जो ये periodical basis पर बनाएंगे, इनको अप्रूव कराना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू। अब ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू क्यों बोला सर? आपको याद दिलाता हूं ऑडिट से रिलेट करके। अगर पूरे स्टेटमेंट चेक हो रहे हैं तो वो ऑडिट हो गया। लेकिन अगर मान लो उन्होंने बोला पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6 महीने के स्टेटमेंट चेक हो रहे हैं, तो वो लिमिटेड रिव्यू होगा। अभी मैं उस दिन जो एचडीएफसी की रिपोर्ट दिखा रहा था आपको, जैसे ये अगर आप देखो, ठीक है, ये अगर आप देखो, जो बोनस की नोटिस आई थी, जो बोनस की नोटिस आई थी, जहां पर इन लोगों ने स्पेशल इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये इंटरिम डिविडेंड किस बेसिस पर डिक्लेयर कर रहे हैं? दिस इज फॉर विच पीरियड? दिस इज फॉर द पीरियड विच इज द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के लिए मतलब कौन सा क्वार्टर सर? जो अभी क्वार्टर इन्होंने कंप्लीट किया है, इट इज अप्रैल मई जून, उस क्वार्टर के लिए। अब उसके फिनेंशियल रिजल्ट्स ऊपर हैं अप्रैल मई जून के, यहां दिखाई दे रहा है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। अब लिमिटेड रिव्यू क्यों है? लिमिटेड रिव्यू इसलिए है क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना अभी इनके पास। तो ये जो फिनेंशियल रिजल्ट्स मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 25-26 के, देखो इसके नीचे Q1 लिखा हुआ है। अब Q1 पर मैं क्लिक करूंगा प्लस पर, तो देखो Q1 की पूरी डिटेल जो जो मेरे को अवेलेबल है वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, रिजल्ट्स दिख जाएंगे क्वार्टर एंडिंग के। अब जब मैं क्वार्टर एंडिंग के रिजल्ट्स को खोलूंगा ना, देखो क्या दिखता है। अब मैंने क्वार्टर एंडिंग के रिजल्ट को खोला, देखो इनका लिमिटेड रिव्यू किसने किया है? प्राइस वाटर कूपर्स एलएलपी, बाटली बॉय एंड पुरोहित एलएलपी। तो दैट इज लिमिटेड रिव्यू, जितना है उतना चेक करेंगे। आइए चलो नेक्स्ट। फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड। 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको देना है। मैंने कितने पे लिया? गुड क्वेश्चन, पता नहीं। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, नजर एचडीएफसी पर पड़ी, तो मैं क्या करूं, ले लिया। आइए नेक्स्ट, सेक्शन 130, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, किताबों का वापस से खुलना। ठीक है सर, बड़ा सिंपल सा है, डायग्राम से भी बना के मैंने दिखाया है। सेबी, सीजी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, या एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, लेट्स से आईआरडीए, ने एक एप्लीकेशन दिया है ट्राइब्यूनल को। उन्होंने बोला है कि भैया ये जो कंपनी है ना, ठीक है, इस कंपनी ने कुछ गोलमाल किया है, इनकी किताबें वापस से खुलवाओ और इनकी किताबें चेक करो। हमको लग रहा है एफएम बजा रहे हैं ये। एफएम बजा रहे हैं मतलब इनके जो अफेयर्स हैं वो फ्रॉडुलेंटली मैनेज्ड हुए हैं और किताबों में मिसमैनेजमेंट है। एफएम है, फ्रॉडुलेंट मिसमैनेजमेंट। खोलो इनकी किताबें, खुलवाओ। उसके बाद ट्राइब्यूनल आया, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल ने क्या किया, कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। ट्राइब्यूनल ने कंपनी को बुलाया, कंपनी को बताया कि देखो सर, आपके खिलाफ एक ऐसा नोटिस आया है। मेरा तो Hyundai भी प्रॉफिटेबल है बेटा। बोलते हैं ना कि आदमी को भरोसा रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। हम लोग फिनेंशियल्स देख के इन्वेस्ट करते हैं, टकला टुकलू को नहीं कि आया तो 25 रुपए में खरीदा था, 2500 का हो गया, यहां से लीजिए इंफॉर्मेशन। ये सब नहीं करते, अपने फिनेंशियल्स देखते हैं। अगर किसी कंपनी के फिनेंशियल स्ट्रांग है, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में पैसा ना बनाए लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक पैसा बनाए। बनाया ना Hyundai ने। 1960 में खुला था, 2000 पार कर गया, 2200 2200 चला गया ऑलमोस्ट।
2200। आइए, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, कंपनी को बताएगा उसके डिसीजन के बारे में, कंपनी बोलेगा अच्छा ठीक है सब सही है, ठीक है, तो फिर एक्सक्यूज कर देगा। लेकिन अगर कंपनी का सुनने के बाद ट्राइब्यूनल को लगा नहीं यार कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, तो ट्राइब्यूनल आपकी बुक्स खुलवा देगा और फिर उसमें ना रिकास्ट कर देगा, मतलब चेंजेस कर देगा। और चेंजेस कितने साल पीछे तक कर सकता है, 8 साल पीछे तक, ठीक है, अप टू 8 years पीछे तक वो आपके स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर आया सर सेक्शन 131। अब 130 और 131 में क्या फर्क है, 131 इज वॉलेंट्री रिवीजन, मतलब आप खुद से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को चेंज कर रहे हो अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से। ये कब होगा, जब आपको दो चीजों का शक है, ठीक है, अपनी मर्जी से आपको दो चीजों का शक है। क्या चीजों का शक है सर, आपको ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट दी आपने बना के सबमिट की है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में आपने 129 को कंप्लाई नहीं किया है, या बोर्ड रिपोर्ट एज पर सेक्शन 134 नहीं बना है। मतलब यहां पर आप ऑब्वियसली मान लो सर आपसे कोई फ्रॉड हो गया है, मैं लॉजिक बोल रहा हूं, तो आप थोड़ी ना सामने से जाओगे ट्राइब्यूनल के पास, कंपनी खुद से थोड़ी ना जाके बताएगी कि देखिए हमने ये फ्रॉड किया था, अब हमें लग रहा है कि पछतावा कर लें। वो भाई आपको कर देंगे, ठीक है, वो नहीं पकड़ रहे थे आप पकड़ लेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, आप चुपचाप क्या करो, ये तब आता है जब आपको ऐसा लग रहा हो कि कंपनी ने 129 या कंपनी ने 134 को कंप्लाई नहीं किया है, इन दोनों सेक्शन को। If directors are of the opinion that financial statement 125, board report 134, they apply to NCLT under NCLT 1, ट्राइब्यूनल इसको अप्रूव कर देता है, कंपनी के पास जाता है, कंपनी क्या करता है, करेक्शन कर देता है बोर्ड रिपोर्ट में या करेक्शन कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब कंपनी ये करेक्शन करने के बाद विद इन 30 days आरओसी को ये किताब दे देता है। मेरे को सबसे अनफेयर पता है ये सेक्शन में क्या लगता है, कि अगर मैं खुद से जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं खुद से जा रहा हूं, अगर मैं सेल्फ ये काम कर रहा हूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं खुद से जाके ये काम कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेल्फ ये काम करने से मैं 3 ही साल पीछे तक कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर ये काम कर रहा है तो 8 साल का टाइम दिया जा रहा है, तो ये तो एक तरीके से अनफेयर हो गया ना, ये तो एक तरीके से अनफेयर हो गया कि मैं खुद अगर कर रहा हूं तो मुझे 3 साल ही पीछे जाने दे रहा है, लेकिन सामने वाला अगर मेरे अगेंस्ट ये कर रहा है तो वो 8 साल पीछे तक जा सकता है, अप टू 8 years। आइए नेक्स्ट। अच्छा एक तो और ये देखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मान लो 23-24 के रिकॉर्ड है और आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया है रिकास्टिंग का, एक बार रिकास्ट हो गया, उसके बाद वापस 23-24 का ऑर्डर आया है, ठीक है, एपलेट ट्राइब्यूनल एनसीएलटी के ऊपर बैठता है, एंड ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी इज सब्जेक्ट टू अपील एट द एनसीएलएटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल, जैसे हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठता है, ठीक है, क्या उसका वापस सेकेंड टाइम सेम ईयर का रिवीजन हो सकता है, द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, मल्टीपल रिकास्टिंग इज अलाउड। लेकिन सेक्शन 131 में मान लीजिए 23-24 का आपने बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज किया है, कैन कंपनी रीओपन द सेम 23-24 नेक्स्ट ईयर एज वेल, द आंसर इज नो। मतलब जब आप खुद से जा रहे हो तो आप 1 साल की चीज एक ही साल वापस और खोल पाओगे, दूसरा साल वापस नहीं खोल पाओगे, ठीक है, ठीक है। अब आया सर सेक्शन 133, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द सीजी शैल प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स recommended by ICAI and NFRA। NFRA क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आई, previous to the formation of NFRA, the above provision was undertaken by NACAS। मतलब पहले आज के डेट में तो NFRA है,
ठीक है, तो एनएफआरए स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करके एमसीए तक पहुंचाता है, एमसीए उसको लॉन्च कर देता है इन कंसल्टेशन विद आईसीएआई। तो अब आईसीआई लॉन्च करता है, एनएफआरए के साथ कंसल्टेशन करता है, एमसीए के पास जाता है, एमसीए लॉन्च कर देता है। पहले ये काम नकास किया करता था। ठीक है, हाँ फिनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हो, लेकिन उसी ईयर का बोर्ड रिपोर्ट वापस नहीं खोल पाओगे, सेम स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहां पर आती है एनएफआरए की बात। ठीक है सर, एनएफआरए इज अ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इट वाज फॉर्म्ड ऑन द 1 October 2018। द रीजन फॉर फॉर्मिंग एनएफआरए वाज कि आईसीआई वाज अ लिटिल लीनियंट। मतलब आईसीआई क्या था, थोड़ा सा रहम दिल हो जा रहा था इन व्हाट इज द वर्ड आई शुड यूज, थोड़ा रहम दिल हो जाता था इन टर्म्स ऑफ पनिशिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कुछ गलत हरकत कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आईसीआई क्या था, थोड़ा रहम दिल हो जाता था पापा। तो एनएफआरए का प्रोविजन क्या बोलता है, एनएफआरए इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ नोटिफिकेशन बाय द ऑफिशियल गजेट। कॉम्पोजिशन ऐसा है कि एनएफआरए में चेयरपर्सन बैठेगा और चेयरपर्सन के साथ 15 और मेंबर बैठ सकते हैं। जो मेंबर्स एनएफआरए में बैठते हैं, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि आईसीआई ने भी यही बोला है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, एक एमसीए का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक सेबी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, चेयरपर्सन होगा अकाउंट स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी का, चेयरपर्सन होगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी का, और 2 एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम फिनेंस, लॉ, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, अब बात ऐसी है सर कि 15 मेंबर तो आके बैठा दिया मैंने। एनएफआरए के फंक्शन क्या है, एनएफआरए सीजी को रेकमेंड करता है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 6 में। एनएफआरए ये भी देखता है कि उनको मॉनिटर करता है कि बनने के बाद लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, रूल 7 और 8 में। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस क्या हुई है रूल 9 में। पावर्स क्या है एनएफआरए की, एनएफआरए की सेम पावर है जो एक सिविल कोर्ट की होती है। ठीक है, एनएफआरए में रिक्वायर्ड डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बोल सकता है किताबें लेके आओ, आपको समन कर सकता है, अटेंडेंस पर चेक कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, एंड इशुइंग कमीशन, डिस्को बोलते हैं हम लोग, इशुइंग कमीशन आपको रिकॉर्ड भी कर सकता है ऑन ओथ। ठीक है, अच्छा क्या एनएफआरए की पनिशमेंट क्या है सर, बहुत घातक। इंडिविजुअल ऑडिटर को मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फीस। फर्म ऑफ ऑडिटर को 5 लाख मिनिमम एंड 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फीस, और मुश्किल ये है कि ये आपको डिबार्ड भी कर सकता है। अब बात ऐसी है, क्योंकि एनएफआरए का और एनसीएलटी का लेवल सेम है, तो अगर आपको एनएफआरए के डिसीजन से प्रॉब्लम है तो आप एनसीएलटी में नहीं जा सकते, कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज दोनों की पावर सेम है। तो वहां आप जाओगे एनसीएलएटी में। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। अच्छा, इनके किताब ऑडिट कौन करेगा, क्या इनका ऑडिट नहीं होगा क्या, इनका भी ऑडिट होगा। इनका इनफैक्ट एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है एनएफआरए की, इनकी एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाती है सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब वही एमसीए को, और ये जो रिपोर्ट होती है उसको ऑडिट करता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट इसको ले करता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये दिखाने के लिए कि देखो ये डिपार्टमेंट हमने बनाया था एनएफआरए, और इसकी डिपार्टमेंट की ये आंसरेबिलिटी है। इनके ऊपर रूल्स भी हैं, सेक्शन 450 के, एनएफआरए अगर अपने प्रोविजन ठीक से नहीं मानती तो इनके ऑफिसर्स को भी पनिशमेंट है। आइए, क्लासेस ऑफ कंपनीज गवर्न्ड बाय एनएफआरए। सर एनएफआरए कौन सी कंपनियों को देखता है, लिस्टेड कंपनी को देखता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को तो देखता ही देखता है, बाय जिसको बोलते हैं, साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनी को भी देखता है। अब मुद्दा यहां है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उसके ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उसके ऊपर है, या लोन 500 करोड़ या उसके ऊपर है, 500, 1500। लेकिन एक बात याद रखो सर, प्राइवेट कंपनी को तो तुरंत ही बाहर कर दिया। अच्छा मान लो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक साल टर्नओवर 1000 करोड़ पार हो जाता है, अगले साल नहीं होता है, तो क्या एनएफआरए उसका पीछा छोड़ देगा, नहीं सर। एक बार एनएफआरए आपके पीछे पड़ गया, यहां पर एनएफआरए होगा। एक बार एनएफआरए आपके पीछे पड़ गया
तो अब 3 साल तक वो आपके पीछे रहेगा, मतलब 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक अब वो आपका पीछे बरकरार बना रहेगा और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, 3 इयर्स तक। एक बार इन्वोक हो गया तो अब तीनों साल आपको वो लिमिट अंदर रखनी पड़ेगी, 500, 1000 और 500 के नीचे, तब ये आपका पीछा छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया सर बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये वाला कहानी सुनना। एनएफआरए उस कंपनी को भी देखता है कि मान लीजिए आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और आपकी एक सब्सिडरी है, ठीक है, मतलब मैं एक, मान लो मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो रिलायंस हूं मैं, मेरी एक सब्सिडरी इंडिया के बाहर है। अब अगर मेरी इंडिया की बाहर वाली सब्सिडरी मेरी टोटल इनकम का 20% बनाती है, लेट्स से मेरे ऊपर तो नफरा लगता ही है क्योंकि मैं लिस्टेड कंपनी हूं रिलायंस, मेरा टर्नओवर है 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़, मेरी एक सब्सिडरी भारत के बाहर है, अगर उस 1000 करोड़ में 20% उस सब्सिडरी का कंट्रीब्यूशन है मेरे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, लेट्स से 200 करोड़ मेरे को वहां से आ रहा है, तो मेरे ऊपर तो नफरा बैठा ही है, उस सब्सिडरी के ऊपर भी नफरा बैठ जाएगा, उसको भी बेचारी को कंट्रोल करने लगेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर भी आ जाएगा। ये फाइनल में पढ़ोगे आप, वेयर द कंपनी और द ऑफिसर फेल्स टू कंप्लाई विद नफरा रूल्स दे आर पनिश्ड अंडर सेक्शन 450, ठीक है। सर अब आज के लिए मैं इतना ही तक रखना पड़ेगा मेरे को, अब दूसरी क्लास के पहले मेरे को 5 मिनट चाहिए होते हैं थोड़ा रिफ्रेम सेटल डाउन करने के लिए। कल हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। वी हैव फिनिश्ड टिल 133, ठीक है, सो 34, 35, 36, 37, 38, 38, 5 सेक्शंस लेफ्ट फॉर टुमारो। कल इसको करके निपटा देंगे, कल भी सुबह 8:30 बजे क्लास होगी, ठीक है। हम लोग एकदम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं भगवान की दया से, किसी की नजर ना लगे, ठीक है। कल हमारा चैप्टर 9 का जो पार्ट 2 है सुबह 7:30 बजे, 8:30 बजे वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से चैप्टर 10, फिर 11, फिर फेमा, फिर जनरल क्लॉजेस, सब कुछ एकदम ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 7 खत्म कर दिया, ठीक है। लास्ट कौन सा सेक्शन किया था? 133 किया था ना हम लोगों ने, अभी 134 से काम करना है, 134 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो चलो सर शुरू करते हैं बोर्ड रिपोर्ट के साथ। सेक्शन 134 में ना दो हिस्से बनाते हैं, ठीक है, सेक्शन 134 में दो हिस्से बनाते हैं, एक है हिस्सा 134(1), एक है 2, एक है 7, मतलब सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 7, ठीक है। ये बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करता है। बड़ा सिंपल सी चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। अब इसमें क्या है, जो चेयरपर्सन है वो साइन करेगा, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे जिनको बोर्ड अपॉइंट करेगा, जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, साथ में सीईओ, ठीक है, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो वो भी साइन करेंगे। सब में एंड है और नहीं है, एंड है और नहीं है। अरे 133 तो पहले ही खत्म कर दिया था, एनएफआरए भी बोल चुके हैं पूरा। चल, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बात यह है सर कि जिसको भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे ना, जैसे 101 में जो नोटिस भेजी जाती है, मैंने बताया था मीटिंग करने के लिए, उस 101 की नोटिस के साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने पड़ते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने वाली बात आज ही आएगी सेक्शन 136 में। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप भेजोगे वो ऑडिटेड होना चाहिए, और उसके साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी जुड़ के जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्रक्स बोलूं तो मैं बस ये बोलना चाहता हूं क्रक्स में, ठीक है, क्रक्स में, हिंदी मीडियम से हूं, ज्ञान दिया ऑडिट में 27 आए, लॉ में 39, कैसे प्रिपेयर करूं बेटा, हिंदी मीडियम का तो हमको आइडिया नहीं है लिखने का, ठीक है। बट बस मैं यही बोलूंगा कि जो नोट्स हैं उनको बढ़िया से रिवीजन के लिए यूज कर लो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बना लो और दे दो, एग्जाम निकल जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो तो क्रक्स क्या निकल के आता है सर, क्रक्स मतलब समरी, कि आपको 3-4 चीजें सबमिट करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिट, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करनी है, एंड नोट्स टू अकाउंट सबमिट करना है। ये सारी चीजें एक साथ जाएंगी, ठीक है, जिसको भी एजीएम की नोटिस जाएगी उनको ये सारी चीजें साथ में जाएंगी, इट विल अकंपनी द नोटिस ऑफ द एजीएम,
ठीक है। अच्छा, अब बात मेरी ध्यान से सुनना। अब अगर ओपीसी है तो ओपीसी के केस में एक डायरेक्टर ही बोर्ड रिपोर्ट को साइन कर देगा, एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक डायरेक्टर काफी है, वो अकेला डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट को साइन कर सकता है और किसी की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर सकता है और किसी की जरूरत नहीं। ठीक है। अब जब सेक्शन 134 में वापस आते हैं, सेक्शन 134 अब बात करता है डायरेक्टर की बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, लेकिन कौन से सबसेक्शन? सबसेक्शन 3, 3A, 4, रूल 8, रूल सबसेक्शन 5, 6 और 8। मतलब वहां पर 1, 2 और 7 हो गया था, बचे हुए यहां पर है। 1, 2 वहां हो गया तो 3, 4, 5, 6 यहां पर है, 7 वहां पर हो गया तो 8 यहां पर है। वैसे जो सबसेक्शन 3A है ना, उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी अब। क्यों सर? क्योंकि 3A हुआ करता था ओपीसी के लिए, कि ओपीसी के केस में आपको पूरी बोर्ड रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, पार्ट बोर्ड रिपोर्ट दोगे तो भी चल जाएगा। बट वो बात अब रूल 8 में घुस गई है ऑलरेडी, तो आपको अलग से 3A में जाने की दरकार नहीं है। पर चलो सर देखते हैं कि आखिरकार बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट में आपको देना है वेब एड्रेस, जहां पर वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, वे जहां पर एनुअल रिटर्न गिवन है। हर कंपनी का वेबसाइट पर उसका एनुअल रिटर्न दिया होना चाहिए। नेक्स्ट, कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है वो देना है, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। साथ में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं डीआरएस। ठीक है, ये अभी आगे आएगा। फिर डिटेल देनी है आपको कि कंपनी ने कितने फ्रॉड रिपोर्ट किए अंडर सेक्शन 143(12). आपको याद है 143(12), जिसमें हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर का कोई फ्रॉड होता है तो डायरेक्टली एमसीए में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर वैसा कोई फ्रॉड है तो उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कहना है, ये बात आप बोर्ड रिपोर्ट में लिखेंगे। स्टेटमेंट देना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। सर पब्लिक कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ ही में एनआरसी और एसआरसी कमिटी अगर आपने मेंटेन की है तो उन्होंने किसको डायरेक्टर चुना है, नॉमिनेशन क्या है और डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन क्या है। लेकिन ये एनआरसी और एसआरसी कमिटी गवर्नमेंट कंपनी में एग्जेंट है, हर गवर्नमेंट कंपनी में नहीं। वो गवर्नमेंट कंपनी जो सेक्शन 92 और सेक्शन 137 का पालन करती है। अगर स्टार्टिंग से देखो तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बोली? वेब एड्रेस बोला एनुअल रिटर्न में, बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, फ्रॉड कौन सा रिपोर्ट किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, एनआरसी एसआरसी पूछ लिया। तो टोटल में आपको अभी तक हमने कितनी इंफॉर्मेशन दी? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद हम लोग ऑडिटर बुलाते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, कल सुबह चैप्टर नंबर 10 भी होगा, पार्ट 1, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। हम लोग ऑडिटर बुलाते हैं। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में अपनी एक्सप्लेनेशन, अपने कमेंट देता है कंपनी के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, हर उस कमेंट पर कंपनी का क्या व्यू पॉइंट है, कंपनी वो अपना व्यू पॉइंट देता है, मतलब डायरेक्टर अपना व्यू पॉइंट देते हैं, डायरेक्टर अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पर्टिकुलर चाहिए एलआईजी के। एलआईजी मतलब लोन्स, इंटरेस्ट और गारंटी के पर्टिकुलर्स चाहिए, जो अंडर सेक्शन 186 दिए गए हैं। अंडर सेक्शन 186, 1, 8 और 6 लोन्स, इंटरेस्ट, गारंटी, ये कौन से हैं? जो लोन्स, इंटरेस्ट, गारंटी एक कंपनी अपने जॉइंट वेंचर को या एक कंपनी अपने सब्सिडरी को या अपने एसोसिएट्स को देती है। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन है विद रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिनको आरपीटी बोलते हैं, उनके बारे में डिटेल। कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे हैं, मतलब कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में मंदी चल रही है, कंपनी में पैसा चल रहा है, कंपनी में कैसा बिजनेस चल रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हाउ, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कंपनी। ठीक है, वो गाना था ना, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी। तो कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो सर, ये पूरा का पूरा डिविडेंड से रिलेटेड है। हमने आपको सेक्शन 1, 2, 3 में बताया था। हेलो बेटा डेविल हंटर, लेट है आप। हमने आपको सेक्शन 1, 2, 3 में बताया था कि जो डिविडेंड होता है, ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो कंपनी जब डिक्लेयर करती है तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं बट रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप चाहो तो आप रिजर्व में डिविडेंड ट्रांसफर कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है बट यू कैन। साथ ही साथ डिविडेंड प्रपोज्ड, जो प्रपोज डिविडेंड है कंपनी ने कितना देना चाहा है उसकी डिटेल। मटीरियल चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मेजर चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड, मतलब ईयर एंड क्या, आज फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31/3/2030, 2030 बोल रहा है, 31/3/2024। इस फाइनेंशियल ईयर एंड से
रिपोर्ट बनी है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनी है लेट्स से 12 अगस्त, इस पीरियड के दौरान जो भी मटेरियल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में रिपोर्ट, और आपकी कंपनी ने एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए ऐसा क्या किया है, ठीक है। ये देखो 3A एक इंट्रोड्यूस हुआ है अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट का फॉर स्मॉल कंपनी एंड LLP, ठीक है, तो स्मॉल कंपनी एंड OPC, तो अब ये लोग अपना 3A में दे सकते हैं, ए मतलब अब्रिज्ड। अब कौन मेरे को बताएगा, ऐसा और एक स्टेटमेंट है, ठीक है, मेरे को ये भी जानना है, खाली मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही अपनी नींद जला रहा हूँ और रोज रोज करा रहा हूँ, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, सर दर्द से फटा चला जा रहा है, मैं ही कर रहा हूँ कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक और भी चीज है जहां पर ए का मतलब अब्रिज्ड है, जो एक स्मॉल कंपनी या OPC को देना पड़ता है। कौन सी चीज है वो, क्या है वो फॉर्म नंबर, क्या चीज है वो, जहां पर ए का मतलब अब्रिज्ड है, स्मॉल कंपनी या OPC को देना पड़ता है। वेरी गुड यश, MGT 7A, अगर आपको याद हो, ठीक है, जो एनुअल रिटर्न का अब्रिज्ड फॉर्म है, वेरी गुड, ठीक है। सबसेक्शन 4 को आप इग्नोर कर सकते हो, फालतू है वो। अब आते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, DRS, ठीक है। DRS हमें क्या बताता है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ड्यूली फॉलोड। सबसे पहले डायरेक्टर बताता है कि भैया मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाए, एनुअल रिटर्न, अकाउंटिंग पॉलिसी को भी इज्जत से फॉलो किया, ठीक है। मैंने प्रॉपर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स की है कि एसेट्स को पर्सनल पर्पस के लिए मिसयूज ना किया जाए। मेरे जो पूरे एनुअल अकाउंट्स बने हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बने हैं, और मैंने इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल जिसको बोलते हैं IFC, इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल, उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लिखा है, इंटरनल कंट्रोल नहीं लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में फर्क है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है जो फिनेंस रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है जो फिनेंस रिलेटेड कंट्रोल होते हैं, दे आर नॉट सेम एज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, दे आर नॉट सेम एज इंटरनल कंट्रोल। क्यों सर, क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। अब यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बताना है कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ये सही से काम कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। अब इसमें हमने एक एक्रोनिम का इस्तेमाल किया है, पापा इज ऑन टाइम। बेटा फायदा नुकसान लैंग्वेज से नहीं होता है, ठीक है, फायदा नुकसान होता है आपकी अपनी पढ़ाई से, उससे लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है। आप नॉलेज को लैंग्वेज से नहीं कंपेयर कर सकते हो, नॉलेज कैन नॉट बी कंपेयर टू लैंग्वेज, ठीक है। आइए, तो इट इज सेइंग पापा ऑन टाइम, ठीक है, तो क्या बोलता है सर पापा ऑन टाइम का मतलब कि P, कंपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया है, ए एसेट को सेफगार्ड किया गया है, पी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किया गया है, ए एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन की गई है, एंड टी टाइमली इंफॉर्मेशन कंप्लीट की गई है, कम्युनिकेट की गई है। पापा इज ऑन टाइम, पी फॉर कंपनी पॉलिसी, ए फॉर एसेट सेफगार्डिंग, पी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ए फॉर एक्यूरेसी, एंड टी फॉर टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 5 चीजें एकदम सही टाइम पर की गई है। अब आपके बैच में अगर फोटा बनाया गया है, आप फोटा याद कर सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है, इट इज योर चॉइस, ठीक है, ओके। सर अब बात ऐसी है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं, सो दैट प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल एंड प्रॉपर लॉ को फॉलो किया जाए। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर बस ये बता रहा है कि हमने क्या क्या किया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, व्हाट हैव वी अचीव्ड, हमने क्या उखाड़ा, ठीक है।
हमने क्या उखाड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, व्हाट हैव आई डन, ठीक है, हम क्या अचीव कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस वो ये बताता है, ठीक है, बस वो ये बताता है कि हमने क्या अचीव किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बस इस बार, ठीक है। आओ सर, ओके सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करता है। देखो सर, बोर्ड रिपोर्ट चेयरमैन साइन करता है, अगर बोर्ड ने परमिशन दे के रखी है। मान लो अगर बोर्ड ने परमिशन नहीं दे के रखी, तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। हर एग्जाम में मैं सेम बात बोलता हूँ, साइनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है उससे एक क्वेश्चन आ ही जाए पेपर में, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो अगर दो डायरेक्टर है, मैं ठीक हूँ बेटा, दो डायरेक्टर है, वन ऑफ देम शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर चेयरपर्सन को अलाउ नहीं किया है तो, ठीक है, या तो अगर ओनली वन डायरेक्टर है ओपीसी के केस में तो वही साइन कर दे। कॉन्ट्रवेंशन में कंपनी के केस में 3 लाख की पेनल्टी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की 50,000 की। समझ में नहीं आया तीन, क्या एग्जाम्पल देता है, खुद भी नहीं समझ पाया, मैं भी नहीं समझ पाया। चलो आओ सर, अब ये डन है सर, अब ये क्लियर है, ठीक है। तो भैया यहां पर 3,50,000 कॉन्ट्रवेंशन की बात हो गई, ये हो गई पेनल्टी इन केस ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर चेयरपर्सन है, इफ ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो चेयरपर्सन करेगा, वरना दो डायरेक्टर करेगा जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। पेनल्टी लगेगी 3 लाख कंपनी को, ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट 50,000। अब आते हैं सर सीएसआर पे। देखो सर, बात ऐसी है, सीएसआर करना सबको है, ठीक है, सीएसआर एक्टिविटी करना सबको है जिसको ये एप्लीकेबल होती है, पर एक होती है सीएसआर कमिटी। अब ये कमिटी किसको बनानी है सर? देखो सर, सीएसआर कमिटी आपको तब बनानी है अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ को क्रॉस कर गया, आपका टर्नओवर 1,000 करोड़ को क्रॉस कर गया, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ को क्रॉस कर गया, इन तीन में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक लिमिट को अगर क्रॉस कर गए, ठीक है, कोई भी एक लिमिट को, तो आपको सीएसआर कमिटी बनाना कंपलसरी है। कोई भी एक लिमिट को, मतलब या तो नेटवर्थ क्रॉस हो गया, या टर्नओवर क्रॉस हो गया, या नेट प्रॉफिट क्रॉस हो गया, ईदर ऑफ द वन, अगर कोई सी भी क्रॉस हो गई तो आपको भैया सीएसआर कमिटी बनानी है। अब सीएसआर कमिटी बैठेगी तो उसमें कितने लोग होंगे सर? उसमें 3 डायरेक्टर होंगे एटलीस्ट, जिसमें एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अब यही चीज याद रखना कि अगर ये फॉरेन कंपनी हुई, ठीक है, तो वहां पर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉजिक नहीं बनता, तो उसमें एक डायरेक्टर चाहिए जो इंडिया में रेसिडेंट चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है, केस बेस, कि एक सीएसआर कमिटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर चाहिए, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब सोचो कि अगर आपका कोई इनमें से कोई एक लिमिट प्रीवियस ईयर में क्रॉस हो गया, या नेटवर्थ हो गया, या टर्नओवर हो गया, या नेट प्रॉफिट हो गया, तो अब भैया सीएसआर कमिटी लगाना है आपको। अब सीएसआर कमिटी आके बैठ गई आपके ऊपर, ठीक है। अब सीएसआर कमिटी आपके काम को चेक कर रही है, ठीक है। अब ये जो सीएसआर कमिटी आपने अपने ऊपर प्लेस करवाई है, ठीक है, जो आपने अपने ऊपर प्लेस कराई है, ये सीएसआर कमिटी, ठीक है, 3 साल तक आपके साथ रहेगी। इवन अगर आप इन लिमिट्स के नीचे भी चले गए तो स्टिल इट विल स्टे विद यू फॉर 3 इयर्स, ठीक है। और इनको हटाने का तरीका क्या है कि तीनों साल आप इस लिमिट के नीचे रहो, या फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स आपका जो सीएसआर स्पेंड है वो 50 लाख के नीचे रहे। सीएसआर में पैसा कितना देना है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल में जो भी आपका एवरेज नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 2% आपको देना पड़ेगा। तो सर सीएसआर कमेटी बन गई तो करेगी क्या? सीएसआर की पॉलिसी बनाएगी, उसका प्लान बनाएगी, प्लान को इंप्लीमेंट कराएगी, एक्सपेंडिचर को मेंटेन करेगी, और ये चेक करेगी कि जो पैसा जहां खर्चा होना चाहिए वहां हो रहा है कि नहीं। अभी रिसेंटली टाटा ने भी रिलायंस को देखते हुए एक सेक्शन 8 कंपनी का निर्माण किया, ठीक है, रिलायंस ने, जैसे रिलायंस का वो है ना, वैसे टाटा ने भी अपने अंदर उसको क्रिएट किया, ठीक है, सेम एकदम डिटो कॉपी। अच्छा, अब अमाउंट स्पेंट ऑन सीएसआर, ठीक है, क्या होता है सर अमाउंट स्पेंट ऑन सीएसआर? सर सर सीएसआर पे जो अमाउंट स्पेंट होता है वो आपको ईयर एंड में खर्चा कर देना है, ईयर एंड तक 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अगर आप ईयर एंड तक खर्चा नहीं करते तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको उसको ट्रांसफर करना है टू अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। कहां ट्रांसफर करना है? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट।
अब अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ये पैसा 3 साल तक पड़ा रहेगा। अगर वहां से भी 3 साल में यूज नहीं हुआ तो विद इन 30 डेज आपको इसको ट्रांसफर करना है टू अ फंड क्रिएटेड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ सीएसआर, तो वहां पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर पेनल्टी के बारे में। ठीक है, पेनल्टी के बारे में 2 times द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, 2 times द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, आपको पेनल्टी कितनी लगेगी और किस लिए लगेगी? अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर जो पैसा यूज करना था उसको यूज नहीं किया तो कंपनी पर पेनल्टी लगेगी ट्वाइस द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, अगर टाइम से ट्रांसफर नहीं किया तो, या 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ऑफिसर पे कितना लगेगी? 1/10 ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड और 2 लाख विच एवर इज लेस। कंपनी के लिए 2 times द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, लेट्स से अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड 60 लाख से, और आपने 3 महीने 30 दिन के अंदर नहीं किया 30 साल के एंड से, तो आपको 60 लाख का 2 times 1.2 करोड़ रुपीज देना होगा, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, तो 1 करोड़ आएगा। मतलब 1 करोड़ की तो पेनल्टी लगी सकती है। ठीक है, और ऑफिसर को 1/10 ऑफ द अमाउंट, तो 60 लाख का 1/10 हो गया 6 लाख, और 2 लाख विच एवर इज लेस, तो ऑफिसर को 2 लाख लगे। लेकिन सर कहीं कहीं ना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता है। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये है, वो प्रोजेक्ट जो एटलीस्ट 3 साल तक कंटिन्यू हुआ, दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो उसमें आप पैसा रोटेट कर सकते हो। उसमें ना एक सेट ऑफ की भी चीज होती है, सेट ऑफ की भी चीज होती है। जैसे मान लो अगर 1 साल आपने ज्यादा खर्चा कर दिया 2% से, मान लो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आपका आया 60 लाख, आपने 70 लाख खर्चा कर दिया, तो आप अगले साल उसका 10 लाख का बेनिफिट ले सकते हो, वो है। अब आया सर एक्टिविटीज नॉट कंसिडर्ड एज सीएसआर। कौन सी एक्टिविटी है जो सीएसआर नहीं मानी जाती? ठीक है, वो एक्टिविटी जो अंडरटेकन की गई है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो सीएसआर नहीं है। अगर कोई एक्टिविटी एम्प्लॉय के लिए की गई है वो सीएसआर नहीं है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन कर दिया वो सीएसआर नहीं है। सीएसआर भारत में करना है क्योंकि आप भारत की कंपनी हो, इंडिया के बाहर नहीं करना। और आप जो टैक्स पेमेंट कर रहे हो उसको सीएसआर नहीं बोल सकते, तब तो मैं भी सीएसआर कर रहा हूं। नेक्स्ट, हाउ टू स्पेंड ऑन सीएसआर। ठीक है, खर्चा कैसे करना है? या तो ऑन इट्स ओन और बाय डोनेशन टू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ओन कंपनी अंडर सेक्शन 8, या 3 इयर्स का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, या तो खुद से करना है, या बाय डोनेशन टू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8, या ओन कंपनी, या 3 इयर्स का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब खुद भी आप सीएसआर में खर्चा कर सकते हो, या आप सीधे उठा के एक सेक्शन 8 कंपनी को दे दो कि भाई तू कर ले। ठीक है, या जैसे अभी टाटा ने एक नई कंपनी खोली है, इसको ना टाटा अभी डोनेशन नहीं दे सकती, पहले इसके 3 साल का रिकॉर्ड बनना पड़ेगा, तब टाटा इसमें खुद का सीएसआर कर पाएगी, अभी नहीं कर पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सर जो सीएसआर खर्चा करने के लिए जो एडमिन ओवरहेड होता है, एडमिन ओवरहेड मतलब, अब भैया सीएसआर कमेटी में लोग वो काम करेंगे तो उनकी भी सैलरी वेजेस ये सब होता है। तो एडमिन ओवरहेड कैन बी अप टू 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। मतलब अगर सीएसआर एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है तो 5 करोड़ तक मैं इसमें खर्चा कर सकता हूँ। 5 करोड़ के ऊपर अगर कुछ होगा तो उसको ट्रीट किया जाएगा 5 करोड़ तक सीएसआर, और उसके ऊपर वाला अमाउंट सीएसआर में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सर कोई प्रॉफिट अगर जनरेट हुआ है सीएसआर एक्टिविटी से तो वो भी सीएसआर के लिए यूज होगा, आप उसको पीएल में इनकम की तरह क्रेडिट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सुनना, अगर किसी कंपनी का पिछले 3 साल में, ठीक है, अगर किसी कंपनी का, तुम सुनो ना, तुम जो ये हमको भेजा है ना, तो थोड़ा ना मेरा नाम लिख के सर्च करो यूट्यूब पर। ठीक है, मेरा नाम लिख के सर्च करो, जो टॉपिक का चाहिए ना, मेरा नाम लिख के सर्च करो, 20-20 वीडियो आएगा। यहाँ पर कंपनीज एक्ट 35 मिनट में है ना, एक तो सर्च करो, उसमें कंपनीज एक्ट 15 मिनट में आएगा, सर्च करो। तो आना, इसको बोलते हैं सर इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या है सर ये इम्पैक्ट असेसमेंट? सुनना, अगर किसी भी 3 साल में आपका सीएसआर स्पेंड 10 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो अब मैटर सीरियस हो गया, क्योंकि 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब लोग पूछने लगेंगे कि एक्चुअली में क्या सीएसआर का बेनिफिट भी हो रहा है। तो अब आपको इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है एक थर्ड पार्टी से,
जो आके आके इसको चेक करेगी, मनी को बोलो कॉल करके अपना व्हाट्सएप चेक कर, नॉर्मल कॉल करना, ठीक है। और अब बात ये आती है सर कि हाँ, तो इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। अब ये इम्पैक्ट असेसमेंट की बात आती है कि ये सीएसआर चेक करने के लिए कि भैया सीएसआर आपका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और ऑब्वियसली आप ये कंपनी के ऑडिटर से नहीं करा दोगे, वो तो आपके फेवर में ही बोलेगा, आप किसी इंडिविजुअल थर्ड पार्टी को बोलोगे ये करने के लिए आपके लिए, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट, और इसकी एक रिपोर्ट होगी, और ये रिपोर्ट आपके वेबसाइट पर जाएगी, और बोर्ड रिपोर्ट में इसके बारे में मेंशन किया जाएगा, जो अभी पीछे सीएसआर बोल रहे थे कि हमने भैया इतना इतना खर्चा किया, ठीक है, तब होगा, वरना नहीं, ठीक है। अब एक चीज इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, इनकम टैक्स जैसा ही है, एक सेक्शन 54 है इनकम टैक्स में, घर बेच के घर खरीदना, ठीक है। वैसा ही एक सेक्शन यहाँ भी है कि मान लो अगर मैंने पैसे ना देके कैपिटल एसेट दिया है 180 दिन पहले, कोई खर्चा किया है सीएसआर पे, ठीक है, प्लस 90 डेज उसमें और भी जोड़ सकते हैं, तो लगभग चले जाएंगे 270 डेज। तो मतलब अगर इस साल में मैं सीएसआर क्लेम कर रहा हूं, और मैं 270 डेज मतलब इसके पहले 270 दिन में मैंने कोई भी खर्चा किया है, तो उसको भी मैं सीएसआर एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम कर सकता हूँ। लेट्स से, मैं जस्ट एक छोटी सी बात बोलता हूँ, लेट्स से इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ठीक है, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हम लोगों ने 20 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स एक हॉस्पिटल को डोनेट किए, ठीक है। अब साल खत्म हुआ मार्च में, हमारा 2% ऑफ लास्ट 3 इयर्स नेट प्रॉफिट का सीएसआर स्पेंड आ रहा है, जो हमें करना है, वो आ रहा है 15 करोड़। हम 20 करोड़ को ऑलरेडी दे चुके हैं, 5 करोड़ हमारे लिए सेट ऑफ है, जो हम नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट का खर्चा भी आप प्रेजेंट में क्लेम कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास, बट पास्ट अप टू 270 डेज ओनली, 180 सब्जेक्ट टू एन एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज, ठीक है। प्रॉफिट का मीनिंग थोड़ा ध्यान से देख लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलता है जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें ध्यान रखना कि आप कौन सा प्रॉफिट ले रहे हो। आप प्रॉफिट ऑफ ओवरसीज ब्रांच मत लेना, क्योंकि वो ब्रांच वहां पर सीएसआर कर रही होगी, आप अगर उसको इंक्लूड कर दोगे 2 बार खर्चा हो जाएगा आपका। प्लस आपको अगर किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और वो कंपनी सीएसआर कंप्लायंट है, तो भी आप उसको मत ऐड करना, वरना उस डिविडेंड पर 2 बार डबल काउंटिंग हो जाएगी, आप ही का नुकसान होगा। वो कंपनी तो दे ही नहीं है ना सीएसआर। अगर फॉरेन कंपनी है, ठीक है, तो उसको भी नेट प्रॉफिट ऐसे ही निकालना होगा। और क्या फॉरेन कंपनी को इंडिया में सीएसआर करना होता है? बिल्कुल करना होता है, बिल्कुल करना होता है, उनके पापा भी करेंगे। आइए, अब आया सेक्शन 136, कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेंबर्स। क्या बोलता है सर? Copy of the financial statement, cash flow statement, audit report, and every other document shall be sent to the member, trustee of the debenture holders, other persons who are entitled at least 21 days before the meeting। क्योंकि जब वो लोग मीटिंग में आएंगे, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़ के प्रैक्टिकली जो 101 की नोटिस होती है उसी के साथ ये डॉक्यूमेंट चिपक के चला जाता है, ठीक है। अब मानो क्या है कि सर 21 डेज है ही नहीं, हमने नोटिस मीटिंग की पहले भेज दी थी, ऑडिटर भैया का पेट खराब था, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, ऑडिटर भैया ने ऑडिट रिपोर्ट लेट से दी, तो अब 21 दिन से कम बाकी है मीटिंग में, मीटिंग तो बुला ली हमने, अब डॉक्यूमेंट कैसे भेजें? तो भैया ऐसे केस में आप अप्रूवल ले लो, कंपनी विद शेयर कैपिटल में 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, विदाउट में 95% ऑफ द वोटिंग पावर, और आप शॉर्टर नोटिस पर स्टेटमेंट भिजवा दो, खत्म कहानी। अगर आपको याद हो, ठीक है, ऐसा ही सेक्शन एक टाइम पीरियड के लिए भी था कि एजीएम के लिए 21 डेज चाहिए, लेकिन आप शॉर्टर नोटिस करा सकते हो, प्रोवाइडेड अगर एजीएम है तो 95% ऑफ द मेंबर शुड अग्री, अगर ईजीएम है तो 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या 95% ऑफ द वोटिंग पावर, अगर विद शेयर कैपिटल या विदाउट शेयर कैपिटल है तो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। याद है सर? मुझे तो याद ही है। अच्छा, ओनली फॉर लिस्टेड एंटिटी। अब सुनो सर, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको अपनी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल करानी है और रजिस्टर्ड ऑफिस में भी। इसीलिए उस दिन जब फाइनेंशियल रिजल्ट खोला था एचडीएफसी का, तो सारे फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहे थे, ठीक है। और ये भी कब कराना है? एटलीस्ट 21 डेज तक वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल होने चाहिए चेकिंग के लिए, 21 दिन तक,
ठीक है। नेक्स्ट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AOC3। अब देखो सर, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक AOC3 फॉर्म सबमिट करना पड़ता है ROC के पास। ठीक है, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको हाईलाइट करके आपको उस फॉर्म में लिख के सबमिट करना पड़ता है ROC को। और 21 डेज अहेड आप ROC को भी दोगे, वो मेंबर को भी दोगे, डिवेंचर को भी, अदर्स को भी। क्यों? अबे सब थोड़ी ना पढ़ेंगे हम लोग, इतना मोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, 400 पेज का एनुअल रिपोर्ट, इतना पढ़ेंगे? हमको चाहिए छोटा डॉक्यूमेंट, 20 पेज, 20 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 पेज, 5 पेज में हमको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम पढ़ेंगे। बच्चा को देखो, 500 पेज का मॉड्यूल रखती है, वहां जीवन में नहीं पढ़ेंगे। 2400 पेज का इनकम टैक्स का मॉड्यूल 50 नंबर के लिए, भाई डिवाइड करो तो डेसिमल में आ रहा है। बच्चा बोला पागल थोड़ी ना पढ़ेंगे हम, 50 नंबर के लिए 2400 पेज, समरी दो, 20 पेज में समराइज करो, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी AOC3 क्या है, एक समराइजेशन ही तो है। ठीक है, अच्छा, अब सर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट बच गया, 1:10 का क्राइटेरिया है नेटवर्थ और टर्नओवर का, कि भैया आप ईमेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली अपने स्टेटमेंट भेजेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, कि यहां पर 1:10 है, ऐसा ही कुछ 1:5 भी था, किसके लिए और कहां? किसके लिए और कहां? बोलो, कहां पड़ा था? 1:5 भी था। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एब्सोल्युटली राइट, नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़ को क्रॉस करता है तो आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाते हो अंडर सेक्शन 76, एंड यू कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। वेरी नाइस, रिलेशन करके। ओके, सेक्शन 137, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ROC। सर जनरल रूल ये है कि जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट किए गए हैं AGM में, तो विद इन 30 डेज ऑफ द AGM उनको ROC के पास सबमिट करना है। केस 1, अगर AGM adjourn हो जाती है तो अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट ROC को दे दो और ROC को बता दो, ठीक है, कि भाई अभी AGM हुआ नहीं। फिर जिस दिन जाके AGM होगा, उस दिन हो जाने से फिर 30 डेज में फाइनल स्टेटमेंट भी दे देना। मान लो अगर कोई AGM हुआ ही नहीं, तो आप अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट ही दे देना, विच इज द लास्ट डे ऑफ होल्डिंग द AGM, अलॉन्ग विथ रीजंस कि क्यों नहीं कर पाए। फॉर्म कौन सा होगा जिसमें आप सबमिट करोगे? नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4 CFS में, अगर NBFC हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो AOC4 NBFC, अगर NBFC हो और CFS दे रहे हो AOC4 NBFC CFS। मतलब जो तुम्हारा नाम है वही तुम्हारा फॉर्म नंबर, जो तुम्हारा नाम है वही तुम्हारा फॉर्म नंबर। ठीक है, अच्छा, OPC को कितने दिन के अंदर सबमिट करना है सर? 180 डेज के अंदर OPC को फाइनेंशियल ईयर के एंड से ये स्टेटमेंट सबमिट करना है। अच्छा, हम लोग को चाहिए XBRL रिपोर्टिंग, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं XBRL। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे एक्सेल शीट में अपना सब कुछ बना के डायरेक्टली वहां पे अपलोड कर सकते हैं। PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब आप अपने एक्सेल शीट में बना लो और एक्सेल शीट में बना के आप डायरेक्टली वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो। दैट इज एन XBRL लैंग्वेज। अब XBRL फॉर्मेट में लिस्टेड कंपनीज तो अपना स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। कंपनीज, बाकी सारी कंपनीज को, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उसके ऊपर है, या टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर है, ठीक है, अब उन कंपनीज को तो जरूरी हो गया, ठीक है, जो इस लिमिट के ऊपर जा रही है। उसने एक और बार हाथ पकड़ा, बोलता है अगर कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंडिया फॉलो कर रहा है तो उसको भी करना है। अब ये यहां पर खत्म दिखा रहा है, बट मेरे को लगता है एक सेक्शन मिस हो गया, विच इज 138, इंटरनल ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिटर जो है वो हर कंपनी को हायर करना है जिसकी लिमिट, इंटरनल ऑडिटर देखो क्या है, जो इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है,
जो इंटरनल ऑडिटर है वो आता है सेक्शन 138 में। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिटर किसको अपॉइंट करना है? एक लिस्टेड कंपनी को, एक लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी है। ठीक है, उसको अपॉइंट करना कंपलसरी है एक लिस्टेड कंपनी। सर जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अबे रख, बाद में फोन करता हूँ, रुक जा। एक जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, उसके लिए क्या है? उसके लिए लिमिट है 25, 50, 100। ये आधार, हाँ 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 देखो ये तो साइन किया हुआ है, हाँ, इसमें साइन तुम कर दो। एकदम कैसे अरे, ये दूसरा है, आधार है। आधार ही होगा तो कब कलर पूरे पेंटिंग मैं भी फिर जीरोक्स तो कहीं हो जाएगा अगर चाहिए तो। देख लो, पढ़ा लो, बाद में करवाइए, अभी देख रख दो, मैं अभी साइंस कर लूँ। कौन सी ये सिग्नेचर करना, कौन सी बड़ी बात है? अभी है। 5 मिनट में कर अभी दे। कहाँ बैठे पढ़ा रहे। और तुम डेट क्यों डाली हो उसमें? डेट भी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं, अभी कर देते हैं। लिस्टेड कंपलसरी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक है, 25, 50, 100, 200। ठीक है, यहां पर क्या बोला सर? जो टर्नओवर है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़ है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या अगर पब्लिक डिपॉजिट है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़ है, या अगर बोरोइंग है जो ग्रेटर देन 100 है, यहां इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। सर इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, बीकॉम ग्रेजुएट भी हो सकता है, एमबीए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सीएस नहीं हो सकता, सीएस नहीं हो सकता। और यहां पर एक चीज याद रखना, बोरोइंग अगर एक दिन के लिए भी 100 करोड़ को क्रॉस कर गया ना, एक दिन के लिए भी, तो भी आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, अगर सिर्फ एक दिन के लिए भी बोरोइंग 100 करोड़ क्रॉस कर गया तो। अब इसमें याद रखना, अगर प्राइवेट कंपनी है तो, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कौन सी लिमिट रेलेवेंट होगी? एक टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़, और एक बोरोइंग ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 100 करोड़। याद रखना, बोरोइंग में ग्रेटर देन है, बाकी सब में ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, बस सीएस नहीं हो सकता। एंड दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 10। अब हुआ चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9 सॉरी, चैप्टर 9 कंप्लीट। अब कल सुबह मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के लिए। हाँ, चलो भाई, डन, निकले। एक बार फिर से कांटा लगा के जाएंगे, खुशी मिलेगी। कांटा लगा के जाएंगे, तुम लोग तब तक लाइक कर दो। एक कांटा लगा के जाएंगे शेड्यूल पर, खुशी मिलेगी। 1, 2, 3, 4, हाँ, बस चंद दिन और, हो गया, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। मोर देन हाफ वे तो आ गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 था। और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, मोर देन हाफ वे आ चुके हैं। बाय बाय सर। हाँ, करना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है, रोज रोज फाउंडेशन की क्लास कैंसिल नहीं कर सकते। आज हालत बहुत खराब थी, अब कल जितनी भी खराब हो, करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते।